राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज जिस लेख के ऊपर हम चर्चा करेंगे वे विशेषकर उन समुदायों के लिए लिखा गया है जिनके न होने से वर्चस्ववादी वर्णों का हौसला पस्त हो जाए, लेकिन जिनके होने की वजह से उन्हें जानवरों से भी बदतर माना जाता है, जिनके बारे में अपने लेख अछूत समस्या में भगत सिंह कहते हैं कि कितने शर्म की बात है कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारे साथ रसोई घर में निसंग घूम सकता है, लेकिन एक अछूत नहीं घूम सकता। आज का लेख उसी अछूत समुदाय को लेकर है। उनकी इच्छा अनिच्छा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी किसी ने उनकी इच्छा जानने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन इस लेख में राहुल सांकृत्यायन जी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अछूतों को क्या चाहिए। ये लेख इसी बाबत है। चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। आज के लेख का विषय है अछूतों को क्या चाहिए। तो यहां पर बहुत सारी चीजों का मैं रेफरेंस दूंगी जिन्हें आप नोट करते चलिएगा और क्रॉस चेक करते चलिएगा। और मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस लेख के बाबत। कमेंट सेक्शन में यदि कहीं मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो तो उसे जरूर मुझे सुधरवाएं। चलिए लेख शुरू करते हैं। अपने को उच्च वर्ग कहने वाले लोग हरिजनों के साथ जो व्यवहार करते हैं वे किसी भी विदेशी के लिए जो इस देश में न आ चुका हो असह्य और समझ में नहीं आने लायक है। उन पर धार्मिक अत्याचार की पराकाष्ठा तो तब होती है जब उन्हें कोई ऐसा पेशा जिसके द्वारा वे अपनी जीविका पैदा कर सकें नहीं करने दिया जाता। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात पे कह रहे हैं कि विदेशियों के लिए ये जानना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि धर्म का जामा पहना कर किसी भी चीज पर आवरण कर दिया जाता है। और जो लोग यहाँ के जाति व्यवस्था, क्योंकि भारत के अलावा कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है, जिन्हें जाति व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है, उनके लिए इस चीज को जानना करीब करीब असंभव है। पंसारी की दुकान, मिठाई की दुकान और भोजनालय अर्थात होटल खोलने की तो बात ही नहीं। कपड़े और रासायनिक द्रव्यों की दुकान भी वे नहीं खोल सकते। यदि खोले भी तो कुछ ही दिनों में उनका दिवाला निकले बिना नहीं रहे। किस तरीके से सोशल एक्सक्लूजन उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मतलब सामाजिक बहिष्कार जिसे बोलते हैं, और कई तरह के कर उन पर लगा दिए जाएंगे, गुटबंदी हो जाएगी, उनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो कई तरह के पाबंदियां उन पर लगकर उनका जो व्यवसाय है उसको चौपट कर दिया जाएगा। भारत की अधिकांश जनता की जीविका कृषि ही है, किंतु बहुत कम हरिजनों के पास अपनी जमीन है। जिन थोड़े से हरिजनों के पास कुछ जमीन है वह भी कुछ कट्टे ही है। सिकमी भावली प्रथानुसार वे जब चाहे बेदखल किए जा सकते हैं। इस शताब्दी के प्रारंभ से हमारे कुछ नेताओं ने हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का विचार करना प्रारंभ किया है। सच पूछिए तो महात्मा गांधी के उत्थान के पूर्व हमारे इन भाइयों के अभ्युदय के प्रश्न पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया गया था। तो बेहद आश्चर्य की बात है कि बेहद पढ़े लिखे होने के नाते, विद्वान की श्रेणी में रखे जाने के नाते राहुल सांकृत्यायन जी को गांधी जो हैं वे अछूतों के नेता प्रतीत हो रहे हैं, जबकि गांधीवाद लेख में वे इसकी बखिया उधेड़ते चल रहे हैं। तो अपने ही लिखे लेखों में उनका विरोधाभास जो देखने को मिल रहा है उससे मैं अचंभित हूं। और गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख 1935 में जो उन्होंने लिखा था, आदर्श भंगी, उसका मैं रेफरेंस यहां पर कोट करना चाहूंगी। राहुल सांकृत्यायन जी के सामने वह लेख भी जरूर रहा होगा। उसमें जो कलुषित मानसिकता है उनके महात्मा होने की का जो झूठा आवरण है वो किस तरह उतरता है ये भी जानना जरूरी है। तो उसका रेफरेंस में जो दे रही हूं वह है पुस्तक एक था डॉक्टर एक था संत, अरुंधति राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक से दे रही हूं कि 1935 में इसी वर्ष गांधी ने भी साहित्य के लिए एक यादगार योगदान दिया।
अब वे 68 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने कालजयी निबंध लिखा जिसका शीर्षक था आदर्श भंगी। वे लिखते हैं, मैं इसका एक बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट सुना रही हूं। तो वे कौन से अनुकरणीय गुण हैं जो एक समाज के सम्मानित सेवक में होने चाहिए? मेरी राय में एक आदर्श भंगी को स्वच्छता के सिद्धांतों का गहन ज्ञान होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि कैसे ये सही तरह से शौचालय का निर्माण किया जाता है और उसे साफ करने का सही तरीका क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि मल दुर्गंध पर कैसे काबू पाया जाए और उस दुर्गंध को कैसे नष्ट किया जाए, और विभिन्न रोगाणु नाशकों के विषय में जो मलमूत्र को अहानिकारक बना दे। उसे उसी प्रकार मलमूत्र को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे आदर्श भंगी को मल और मूत्र की गुणवत्ता की परख होगी। वह मल और मूत्र की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी करके अपनी पैनी नजर हमेशा बनाए रखेगा और समय समय पर संबंधित व्यक्ति को उचित चेतावनियां देता रहेगा। क्या कहने का मतलब है इसका? कि मल मूत्र का एक्सपर्ट उन्हें होना चाहिए। किसने क्या खाया क्या पिया उसकी दुर्गंध मात्र से ही उसे पता चल जाना चाहिए। ये कौन सा आदर्श लोक है? मनुस्मृति कहती कि एक शूद्र को कभी धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें ऐसा करने की क्षमता हो तब भी, क्योंकि जब शूद्र धन दौलत इकट्ठी कर लेता है तो वह ब्राह्मण की खीज उत्पन्न करता है। गांधी एक बनिया जिसकी जाति के लिए मनुस्मृति सूदखोरी को दिव्य व्यवसाय के रूप में निर्दिष्ट करती है, कहता है ऐसे आदर्श भंगी को अपने व्यवसाय में अपनी जीविका चलाते हुए उसे केवल पवित्र कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे कभी भी इस व्यवसाय से धन दौलत इकट्ठा करने का सपना नहीं देखना चाहिए। अब उसके आगे अरुंधति रॉय जी जो लिखती हैं वे दिलचस्प है। 70 वर्ष पश्चात कर्मयोगी नरेंद्र मोदी, जिसे वाल्मीकि समाज के विरोध उपरांत उन्होंने वापस ले लिया, पुस्तक ने यह साबित कर दिया कि वे महात्मा गांधी के कर्मठ शिष्य हैं। जस की तस बात को तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में करके चीटिंग करके लिख दिया है। किस तरीके से? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक से उद्धृत है ये पंक्तियां। मैं नहीं मानता कि वे इस काम को सिर्फ अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं कर रहे होते। समय के किसी पड़ाव पर किसी को जरूर बुद्धत्व यानी कि ज्ञानोदय हुआ होगा। तो बुद्धत्व की बात किस तरीके से, कहां और किस तरह जोड़ी जा रही है कि यह उनका सामाजिक वाल्मीकि समाज का कर्तव्य है कि वे पूरे समाज और देवों को खुशी के लिए काम करें, और उन्हें यह काम ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और यह काम सदियों तक आंतरिक आध्यात्मिक गतिविधियों के रूप में जारी रहना चाहिए। उसके बाद वे रेफरेंस भी दे रही हैं जो पुस्तक में दिया हुआ है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। नरम दल और गरम दल शायद आज अलग अलग राजनीतिक दल हों, लेकिन वैचारिक रूप से वे एक दूसरे से इतने अलग नहीं जितना हम समझते हैं। तो ये पंक्तियां पढ़कर मैंने क्यों सुनाई हैं? वे सिर्फ इसलिए सुनाई हैं कि जब मुझे बेहद ताज्जुब हुआ जब राहुल सांकृत्यायन जी महात्मा गांधी को जो है अछूतों का उद्धारक मानते हैं, जबकि 1935 में लिखा गया ये लेख उनके सामने जरूर रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत पढ़े लिखे थे, प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, हर चीज वे पढ़ते थे, सारे समाचार पत्रों पर उनकी नजर रहती थी। और ये लेख को क्या उन्होंने नहीं पढ़ा होगा? इस लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने कैसे मान लिया होगा कि गांधी जो हैं वो अछूतोद्धार के लिए लालायित हैं? और आगे जो वो कहते हैं वो और अचंभित करता है मुझे। किंतु अभी इस विषय में जितना ध्यान दिया जाता है वह काफी नहीं है। यदि भारतवर्ष के सारे मंदिर अछूतों के लिए खोल दिए जाएं तो भी समस्या हल नहीं हो सकती। भारतवर्ष की सीमा के बाहर उनकी दरिद्रता की उपमा मिल नहीं सकती, किंतु भारत की सीमा के भीतर भी अछूतों की जो दरिद्रता है वह अचिंत्य है। हरिजन जो अधिकतर खेत मजदूर हैं, गुलामों से अच्छी परिस्थिति में नहीं है। थोड़े से रुपए उधार लेकर उन्हें अपना शरीर बेचना पड़ता है। उनके मालिक केवल उनकी वे ही आवश्यकता पूरी करते हैं जिनमें वे केवल प्राण धारण कर सकें। तो यहां पर वे कहते हैं कि सारे मंदिर के द्वार यदि खुल भी जाए तो वे अछूतोद्धार का जरिया नहीं बन सकते। तो संज्ञान रहे कि 2 मार्च 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन बाबा साहब की अगुवाई में चला था। तो क्या
ये एक से अधिक प्रिडिक्शंस, वो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं इन सब चीजों की। अगेन ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा साहब की विचारधारा के राहुल सांकृत्यायन जी विरोधी रहे हैं, और इतने विद्वान हैं तो उनको ये समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी कि बाबा साहब ने जो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था, वे सिर्फ अछूतों को ये दिखाने के लिए चलाया था कि जिस देवी देवता के लिए आप मर रहे हैं, पूजा करने के लिए लालायित हैं, वे आपका कोई भला नहीं कर सकते, मंदिर में जाकर एक बार देख लो। समानता के अधिकार को लेकर वो चलाया गया था। और यहां पर एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इससे पिछले लेख में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि माइनॉरिटी और अछूतों को प्रतिनिधित्व सिर्फ इसलिए देना चाहिए ताकि वे वैमनस्य ना फैला सके उनके नेता। तो काफी अचंभित करने वाली ये स्टेटमेंट्स मुझे लगी हैं इन लेखों में। पता नहीं मैं कितना सही तरीके से इनको समझ पा रही हूं, लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूं मुझे यही समझ में आ रहा है। पुश्तें बीत जाती हैं किंतु वह कर्ज कभी अदा नहीं होता। काम खोजने में उन्हें अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं। निसंदेह उनमें से कुछ दूसरे दूसरे प्रांतों, बंगाल आदि में जीविकोपार्जन के लिए चले जाते हैं, किंतु उनकी कमाई का एक बड़ा अंश उनके मालिकों और गांव के सूदखोरों की भेंट चढ़ जाता है। भारतवर्ष के अन्यान्य ग्रामीणों की भांति उनको अपने ग्रामों से इतना प्रेम होता है कि अपनी दरिद्र झोपड़ियों का परित्याग करना उनके लिए असंभव है। तो अपनी दरिद्र झोपड़ियों का परित्याग करना, यदि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का घुसपैठिए कहानी संग्रह याद हो तो उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी, शीर्षक था शव यात्रा। उसमें भी इसी बात का जिक्र है कि जो नायक है कालू, वो बहुत कोशिश करता है कि उसके पिता दलितों में भी जो उनका दलित बस्ती में मकान है उसे छोड़कर जो किसी भी समय गिर सकता है चल दें, लेकिन उसके पिता राजी नहीं होते। वो उसको अपनी ईगो का प्रश्न बना लेते हैं कि मैं रहूंगा तो यहीं रहूंगा और अच्छा झोपड़ा बना के रहूंगा। तो किस तरीके से उनकी मानसिकता को हाईजैक कर लिया जाता है, वही बात यहां पर राहुल सांकृत्यायन जी भी कह रहे हैं। सहस्त्रों वर्षों से गांव के कुलीन व्यक्तियों और उनके अनुचरों ने ऐसी प्रथा कायम कर रखी है जिससे हरिजन बच नहीं सकते। राजदंड से बचना हरिजनों के लिए संभव हो सकता है, किंतु इन अमानुषिक प्रथाओं के हथकंडों से उन्हें छुटकारा नहीं। रहने, सोने, खाने के पात्र, वस्त्र या छाता के उपयोग करने पे भी बहुत से बंधन हैं। वे इन प्रथाओं के प्रतिकूल टस से मस नहीं हो सकते। यदि करें तो ग्राम समाज उन्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। नगरों में उन्हें कुछ स्वतंत्रता मिलती है, किंतु ग्राम का वायुमंडल दम घोंटू है या गला घोंटू है। तो यही बात जो है गांधी बोलते थे कि असली देश जो है या असली भारत जो है वो गांव में बसता है। क्यों बोलते थे अब हमें समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से और सख्ती से वर्ण व्यवस्था लागू की जा सकती थी, जबकि शहरों में उसको सुचारू रूप से लागू रख पाना कभी कभी असंभव सा लगने लगता है या मुश्किल हो जाता है। और यही बात मैंने दोहराई थी जूठन खंड 1 में, उस वक्त जब सलामी की प्रथा को मैं पढ़ रही थी, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने दोस्त के साथ सलामी की प्रथा के लिए निकलते हैं जगह जगह। तो तब जो एक अपर कास्ट त्यागी महिला है, नजराना देते वक्त पूछती है कि वे पढ़ते हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं हाँ मैं पढ़ता हूं। तब वे हैरानी से कहते हैं कि वे तो तगाओं का घर है, क्या वहां भी चूहड़ों के जाकत पड़े हैं? उम्मीद है आपको यह प्रसंग भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप हरिजनों के प्रति प्रतिदिन के जीवन को ध्यानपूर्वक देखें तो ये समझ सकते हैं कि उनकी वर्तमान अवस्था ही दयनीय नहीं है, बल्कि उनका भविष्य भी बड़ा ही अंधकारपूर्ण है। अतएव उनमें मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता ही सभी स्वतंत्रताओं की जननी है और उसे स्वतंत्रता की छाया भी इन अभागों से दूर रखी जाती है। तो इसके उज्जवल भविष्य की आशा हम क्यों कर रख सकते हैं? तो अगेन भगत सिंह ने भी ऐसी ही बातें कही थी कि आर्थिक स्वतंत्रता अछूतों के लिए बहुत जरूरी है। और उस वक्त भी मैंने जो बात कही थी वही बात मैं यहां पर दोहरा रही हूं कि जाति के विनाश में डॉक्टर अंबेडकर फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट, इसका कई बार मैं उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी हूं। कहते हैं कि आर्थिक उत्थान से भी ज्यादा जरूरी है जाति का उत्थान। और वह क्यों जरूरी है?
इसके लिए मैंने आपको राष्ट्रपति कोविंद जी का उदाहरण दिया था कि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी वे मंदिर में प्रवेश न पा सके और सीढ़ियों पर बैठकर उन्हें पूजा अर्चना करनी पड़ी। वैसे तो ये बेहद शर्मनाक है, उन्हें पूजा अर्चना करने से ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन मानसिक गुलामी को रोक नहीं सकते। तो कई सारे रेफरेंस हैं और वो इस पाठ के साथ साथ चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रेफरेंस। इन्हें उठाए बगैर इस पाठ की रीडिंग करना मुझे बेमानी लगा। उनके लिए मंदिरों के द्वार खोलने के लिए प्रचार करने में हमें समय नहीं खोना चाहिए। तो मंदिरों के द्वार खोलने के लिए अगेन यहां पर डॉक्टर अंबेडकर का इनडायरेक्ट तरीके से जिक्र है। यह काम केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि खुद हरिजनों के लिए भी खतरनाक है। ये पुरोहित की चालाकी और धर्मांधता ही है जो उनकी वर्तमान अधोगति का कारण है। इन सरल मनुष्यों को ऐसी सरल सस्ती औषधि ना दीजिए। पुजारी धर्म और मंदिर को जहन्नुम में जाने दीजिए। और मंदिर प्रवेश के जरिए डॉक्टर अंबेडकर यही जताना चाह रहे थे अछूतों को, अपने बंधुओं को, लेकिन ये बात उन्हें समझ में ना आ सकी। अगर आपके सामने अपने देश और अपने लिए कोई सच्चा आदर्श है तो उनकी आर्थिक विषमताओं का अध्ययन कीजिए और उनको दूर करने की चेष्टा कीजिए। हमारे प्रांत में 65 लाख से अधिक हरिजन हैं और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि उस समय तक जाति का विनाश भी छपकर आ चुका था और ऐसा हो नहीं सकता कि राहुल सांकृत्यायन जी ने उसे पढ़ा ना हो। ये मैं मानने को तैयार नहीं। और उसके बाद इस तरह का वक्तव्य ये मुझे और ज्यादा चौंकाता है और उनकी समझ पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अगर आपके सामने अपने देश के लिए कोई सच्चा आदर्श है तो उनकी आर्थिक विषमताओं का अध्ययन कीजिए और उनको दूर करने की चेष्टा कीजिए। हमारे प्रांत में 65 लाख से अधिक हरिजन हैं, उनमें 5 लाख से अधिक किसान के रूप में नहीं भी रह सकते। अब प्रश्न यह है कि बाकी 60 लाख की दशा कैसे सुधारी जाए। हमारे बहुत से जिलों में अधिकांश जमीन खेत हो चुकी है। उदाहरण के लिए सारण जिले का क्षेत्रफल 2663 वर्ग मील है, जिसमें 2058 वर्ग मील अर्थात 1,03,17,120 एकड़ में पहले से ही खेती होती है। 202 वर्ग मील अर्थात 1,02,92,030 एकड़ खेती के लायक नहीं है। केवल 165 वर्ग मील अर्थात 10,05,600 एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती करने लायक है। किंतु फिर मवेशियों के लिए चारागाह का प्रबंध करना होगा। अगर समूची जमीन उसकी 2,48,468 जनसंख्या में बांट दी जाए तो आधा एकड़ प्रति मनुष्य पड़ती है। तो इतने से तो केवल जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। अब इस जनसंख्या में 2,71,000 अछूत हैं। इससे स्पष्ट है कि जब जमीन की बचत नहीं पाई जा सकती तो इन 2 लाख से अधिक खेतीहर मजदूरों में बांटी जा सकते कि मतलब जमीन के बंटवारे की बात भी कर रहे हैं और फिर खुद ही उसका हल भी दे रहे हैं कि इतनी कम जमीन में तो कोई जीवन यापन नहीं हो सकता, तो बांटा नहीं जा सकता जमीन को। लेकिन अब कुछ और प्रबंध वे बता रहे हैं। कृषि के लिए भूमि का प्रबंध। लेकिन सरकार एक बात कर सकती है, वह उन बड़े बड़े जमींदारों जिनकी जीविका खेती नहीं है की बकाश्त जमीन को लेकर उन हरिजनों में बांट सकती है। अधिक से अधिक जमीन एक आदमी को कितनी मिलनी चाहिए, सरकार इसका निश्चय कर दे और अधिक से अधिक हरिजनों के साथ जमीन का बंदोबस्त भी कर दे। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बहुत से बड़े बड़े जिलों में जैसे सारण, चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कृषि के लायक जितनी जमीन है वह जोती जा चुकी है। अतः हरिजनों में वह नहीं बांटी जा सकती। लेकिन बिहार के और हिस्सों में और कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जहां खेती के लायक जमीन है। सरकार को ऐसी जमीन का अंदाज कर लेना चाहिए और उसे हरिजनों में बांट देना चाहिए। यदि हम शीघ्रता से हरिजनों की दशा सुधारना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उनके साथ उक्त प्रकार का नया बंदोबस्त करें। इस प्रकार से गांव के पुराने ख्याल वालों की बाधाओं से हम हरिजनों को बचा सकते हैं। इससे उच्च वर्ण वालों को बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी। रांची, हजारीबाग और पलामू इत्यादि जिलों में जिनमें घनी आबादी नहीं है, बहुत से खेतीहर मजदूर आसानी से बसाए जा सकते हैं। अब देखने लायक बात यह है या सोचने लायक बात यह है कि शायद ये सारे जंगल के आसपास के इलाके हैं, आउटस्कर्ट एरियाज हैं, जहां तक
मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा भौगोलिक जानकारी नहीं है मुझे बिहार के बारे में, और ये उस बिहार के बारे में बात कर रहे हैं जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। बहुत से खेतीहर मजदूर आसानी से बचाए जा सकते हैं यदि सरकार इस मामले को गंभीरता से अपने हाथ में ले। खेती के लिए अछूत बहुत परिश्रमी मजदूर हैं, और यदि सहयोग समितियों की सहायता से उनके परिश्रम का सच्चा और ठीक उपयोग किया जा सके तो ऐसे प्रबंध के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होने में देर न लगेगी, क्योंकि परिश्रम ही तो धन है। कि मतलब हम महाभारत का यदि मैं जिक्र करूं तो हम बड़े द्रवित हो जाते हैं जब हमें सुनते हैं कि जहां इंद्रप्रस्थ बसाया गया है वो बहुत जंगली इलाका था और पांडवों के साथ बड़ी बेईमानी हुई थी, उन्हें जंगली इलाका सौंप दिया था और उन्होंने कितनी मशक्कत करके कितनी कठिनाइयों से उसको बसाया है। और यहां पर उसी बात को वे कह रहे हैं कि ऐसे इलाके उनको दे दिए जाएं जो आउटस्कर्ट्स में हो, जो जंगलों के पास हो, जंगली इलाके। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? मुझे तो कोई उनकी समझदारी के बहुत अच्छे संकेत नहीं, मैं ऐसे कहूंगी। क्षमा प्रार्थी हूं जो लोग उनको पढ़ते हैं, उनको महापंडित मानते हैं उनसे, लेकिन ये वाद विवाद का विषय हो सकता है। चलिए अब वे दूसरा बंदोबस्त क्या बता रहे हैं, गृह शिल्प। शहरों और कस्बों में उनके लिए बस्तियां बसानी चाहिए। उन लोगों को ऐसे गृह शिल्पों के उपयोगी तरीके सिखाए जाने चाहिए जिनमें कलें बिना बिजली के या बिजली के द्वारा उपयोग में लाई जा सके हों। शहरों और कस्बों में आने पर वे गांव की संकीर्णता से मुक्त हो जाते हैं और यहां जीवन को नए तौर से आरंभ कर सकते हैं। अगर वे आर्थिक दृष्टि से उन्नत बन जाएं, शिक्षा प्राप्त करें और स्वास्थ्य एवं सफाई का ख्याल रखें तो छूत छात का अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। इन आदर्श बस्तियों में यदि कोई उच्च वर्ण का कुटुंब रहना चाहे तो उसको इस शर्त पर रहने देना चाहिए कि वे हरिजनों के साथ बराबरी का व्यवहार रखे और उनके परिश्रम का अनुचित उपयोग न करे। तो इसे भी मैं भ्रमात्मक दृष्टिकोण के तहत ही रखूंगी। और दूसरी बात वे कह रहे हैं कि गांव की संकीर्णता से मुक्ति के लिए शहरों की तरफ उन्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वे आर्थिक रूप से उन्नत हो जाएंगे और जात पात और इस तरह का भेदभाव भी नहीं उन्हें झेलना पड़ेगा। इस तरह की बातों के बाद अब ऐसा लगता है कि क्यों दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही एक्चुअल में दलित साहित्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो समझ ही नहीं है जो दलितों की मजबूरियों को समझ सके। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा छुआछूत बरतते हैं, ज्यादा भेदभाव करते हैं। राष्ट्रपति कोविंद जी के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और राहुल सांकृत्यायन जी उनकी अलग बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, और यदि कोई ब्राह्मण वहां जाके रहना चाहे, वह क्यों जाके रहना चाहेगा? अब तीसरी बात पे क्या बोल रहे हैं, सरकारी कल कारखाने। कांग्रेस ने अपने हाथ में प्रांत के प्रशासन की बागडोर ले ली है, शासन की बागडोर ले ली है, किंतु हमारी वर्तमान आवश्यकताएं इतनी अधिक और साधन इतने कम हैं कि हमारे मंत्रियों के लिए जनता की भलाई करने की चाह होने पर भी उनकी दशा सुधारना आसान काम न होगा। सरकार की लगभग तिहाई आमदनी आबकारी से होती है। वर्षों से कांग्रेस इस आमदनी के प्रतिकूल प्रचार कर रही है। इस समूची आमदनी को इस समय त्याग देना व्यावहारिक नीतिज्ञता नहीं समझी जाएगी, किंतु यदि वह समूची आमदनी रख ली जाए तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वे काफी न होगी। हम लोगों को आमदनी का नया तरीका सोचना चाहिए, और यदि कुछ विलासिता की चीजों के निर्माण, उदाहरणतः सिगरेट को सरकार अपने हाथ में ले ले तो सरकार की आय बढ़ सकती है। यूरोप के बहुत से देश सिगरेट पर विशेष कर लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जापान का आदर्श सामने रखना चाहिए, जहां के सिगरेट बनाने का समूचा व्यापार सरकार के हाथों में है। हम लोगों का प्रांत भी वही काम कर सकता है। हमारे प्रांत में तंबाकू काफी उत्पन्न होती है, सरकार को यह व्यापार अपने हाथ में ले लेना चाहिए। वे पिछड़ी जातियों को ऐसे कारखानों में काम देकर सहायता पहुंचा सकती है। सारांश यह है कि भविष्य की औद्योगिक योजना में सरकार हरिजनों को अधिक से अधिक आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे। तो यदि मेरी तो समझ यही कहती है कि यदि सरकार इन सब कामों को अपने हाथ में ले भी ले तो बिल्कुल ये वैसा ही रहेगा जैसे कि शराबबंदी के दौरान बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया विदेशी शराब का, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सारी शराब चूहे पी गए। वैसी सारी बीड़ियां, सिगरेट जो है वो कहीं चूहे बिल्लियां ना फूंक दें। तो इसके साथ ही ये
लेख समाप्त होता है, लेकिन ये बहुत सारे विचार मंथन के साथ आपको मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूं। इन पर जरूर विचारिएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी, जिनके ऊपर महापंडित होने का टैग लगा है, उन्होंने जाति का विनाश भी पढ़ा होगा, उन्होंने आदर्श भंगी वाला आर्टिकल भी पढ़ा होगा। उसके बाद उनके डिस्कोर्स में कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं है, और किस बिना पर वे गांधी को अछूतोद्धार का अगुवा मान रहे हैं। तो इन सब चीजों का मंथन बहुत जरूरी है, और आप लोग भी कीजिएगा। मैंने अपना नजरिया पेश किया है, आप अपना पेश कर सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और अंबेडकर नामक ग्लोबल और बहुजन विजडम पर भी हमसे जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।